भारतीय जनता पार्टी बिहार के बहुत ही वरिष्ठतम नेता ने मुझे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बेसिकली राकेश तिवारी इज ए लाइबिलिटी फॉर बीजेपी, वो बोझ है भारतीय जनता पार्टी को। आज एक बार फिर बिहार क्रिकेट को लेकर हम चर्चा करेंगे। बताते चले, जब से मान्यता मिली है बिहार क्रिकेट और विवाद का चोली दामन का साथ, एक बार फिर विवाद बिहार क्रिकेट सुर्खियों में आई है। वजह है बिहार क्रिकेट के पदाधिकारी, बीसीएल के संयोजक, बिहार क्रिकेट लीग के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम जी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। आखिर क्या वजह है कि ज्ञानेश्वर गौतम ने सत्ता में रहते हुए ही विरोध का बिगुल फूंका है? आइए इस पर चर्चा करेंगे ज्ञानेश्वर गौतम जी से, और साथ ही साथ मौजूद हैं पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, शुरुआत करते हैं वर्तमान पदाधिकारी बीसीएल के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम जी से। ज्ञानेश्वर जी, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं आपकी राकेश तिवारी जी से, वर्तमान जो बिहार क्रिकेट के सचिव हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपने विरोध का बिगुल फूंक दिया? देखिए, विरोध का बिगुल फूंकने के पीछे जो एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि अगर हम क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो क्रिकेटिंग हमारे लिए मूल होना चाहिए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट कमेटी के कन्वीनर थे और राकेश तिवारी जी के ही कहने पे, क्योंकि उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ज्ञानेश्वर जी, मेरा इमेज बहुत डेट हो गया है और आप कुछ ऐसा कराइए कि हमारा इमेज बिल्डअप हो। तो मैंने उनसे एक वचन लिया था कि सर, जिसका बल्ला बोलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। और ये मेरा जो डायलॉग था, ये डायलॉग निश्चित तौर पे उन खिलाड़ियों को जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको बहुत इंस्पायर किया था। फिर हम लोगों ने टूर्नामेंट्स करवाए, हालांकि पूरा टूर्नामेंट तो नहीं हो पाया, लेकिन हेमन ट्रॉफी का फाइनल मैच हम लोगों ने करवा दिया था। और ये तय किया गया था कि जो परफॉर्मेंस का जो स्केल होगा, चार्ट होगा, उस पर ही टीम का सिलेक्शन होगा। कालांतर में जो फिर से बीसीसीआई के मैचेस प्रारंभ होने शुरू हुए तो हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट के साथ इन चीज़ों को शुरू किया था वो सब धीरे धीरे खटाई में जाने लगे। बाहरी खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया। तो हम लोगों ने इसके लिए बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए विरोध करेंगे तो खटाक से कहते हैं कि नहीं, गलती हो गया है, एकदम अरे इसको दुरुस्त कीजिए, और उस समय वो कह के निकल जाएंगे और फिर दोबारा वही स्थिति होगी। और मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब मुश्ताक अली की टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो अभय कुरविला जी और एक और कोई जो इंडियन टीम के सेलेक्टर रहे हैं वो आए, और उन लोगों के जाने के बाद अचानक से जब टीम की लिस्ट आई तो उसमें दो खिलाड़ी का नाम था, गौरव जोशी का, कृष्ण कुमार यादव का। तो हमने कहा कि भाई ये दोनों खिलाड़ी कौन से हैं, इन दोनों खिलाड़ी? तो सेलेक्टर ने ये कहा कि ये दोनों खिलाड़ी का नाम अभय कुरविला ने डलवा दिया। फॉर्चुनेटली स्थिति यह थी कि अभय कुरविला जी को छोड़ने के लिए जो गाड़ी गई थी वो मेरी ही गाड़ी थी, और अभी उन लोगों के निकले हुए मुश्किल से हमको लगता है 3-4 मिनट हुए थे। तो मैं किसी बहाने करके मैं बाहर आया और मैंने अभय कुरविला जी को फ़ोन किया कि सर, ये दो प्लेयर्स जो हैं, ये दो प्लेयर का नाम आपने डलवाया है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में कहा, हु टोल्ड यू मिस्टर गौतम, हु एम आई, कि मैं किसी खिलाड़ी का नाम डाल दूंगा। हमने कहा एक्सट्रीमली सॉरी सर, और मैं चुपचाप भीतर आ गया। खेल का पता हमको चल गया, बाद में पता चला कि उस लड़के से एक उत्तराखंड का खिलाड़ी है, एक मेरठ का खिलाड़ी है, और दोनों से अच्छी राशि ली गई थी। तो हमने ये अपना जो कंप्लेन है, बहुत कड़ा कंप्लेन मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा। हमने कहा कि भाई अगर इस तरीके से क्रिकेट आप बिहार में कराएंगे तब तो सर बड़ा मुश्किल है हम लोग जैसे लोगों के लिए। तो उन्होंने फिर उनका जो अपना तरीका है कि भाई अरे ज्ञानेश्वर जी, हो जाएगा, कर देते हैं, ये पता नहीं कैसे हो गया, है ना। और मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले वीडियो में अपने कहा भी था कि अध्यक्ष महोदय ने एक बार हमको कहा, और हमें को नहीं, कई लोगों को कहा कि भाई किसी खिलाड़ी से पैसा लेना मेरे लिए गोमांस खाने के बराबर है। तो आप ये बताइए, हिंदू सभ्यता संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपका आता है, आप अपने मन किसी खिलाड़ी से पैसा लेना आप गोमांस खाने के बराबर कहते हैं, और बड़े तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है ऐसा गोमांस अध्यक्ष महोदय हमारे रोज खा रहे हैं। आज अभी भी आपको बता दें, हालांकि वो प्लेयर बाहर ही नहीं है, अभी अभिषेक ओझा नाम का एक प्लेयर आया, कोई परफॉर्मेंस नहीं, 23 में खेल रहा है, 2 रन पे आउट हो गया। तो सर, इस तरीके से बिहार की प्रतिभाओं को कब तक आप उसका दमन करेंगे? ये तरीका किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कुछ लोगों को ये वहम हो गया है कि क्योंकि भाजपा की सरकार यहाँ बन गई तो अब ये लोग बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में हो गए, बेईमानी कर लेंगे।
लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक बहुत ही वरिष्ठतम नेता ने, मुझे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बेसिकली राकेश तिवारी इज ए लाइबिलिटी फॉर बीजेपी, वो बोझ है भारतीय जनता पार्टी पे। वो तो चूंकि केंद्र में ऊपर कुछ तेलाबेली करके कुछ लोगों का प्रेशर आ गया था, जिसके चलते उनको कुछ अध्यक्ष बनाया गया, तो बेसिकली उनको भारतीय जनता पार्टी भी उनको एक लायबिलिटी मानती है। और ये जो हम लोगों की लड़ाई है, ये जो हमारा लड़ाई है, ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए है, वैसे खिलाड़ियों के लिए है जो खिलाड़ी प्रतिभावान है और उनको मौका नहीं मिल रहा है। आप देखिए अभी हमारे साथ हमारे गार्जियन रवि भैया बैठे हैं। रवि भैया के समय में 2019 में जब इनका समय था, हम लोग 90% मैच जीतते थे। आज हमारी हालत क्या हो गई, हम 90% मैच हार जाते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, दिलीप सिंह जी से पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा स्पष्ट कि भाई इस बार तो मैं घोषणा करने जा रहा हूं कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट बिहार में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप चयन करते ही नहीं है, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का क्या मतलब है। खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी खेलता है। आज बताइए हर जिले में पहले जो एक उत्साह हुआ करता था, आज उत्साह कम हो गया। आप देखिए एक कंट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूं, दिलीप सिंह जी, उनका बेटा शिवम, आज अगर बिहार की टीम प्लेट ग्रुप से निकल के एलिट ग्रुप में खेल रही है, तो उस मैच को ले जाने में उनके लड़के शिवम का बहुत जबरदस्त रोल। और उस लड़के ने आज से 2 महीना पहले मेल कर दिया कि मेरे नाम पर विचार नहीं किया जाए, मैं नहीं खेलूंगा। और उस मेल करने के पीछे उस लड़की की वजह क्या थी? उस लड़की की एकमात्र वजह यह थी कि उसने अपने पिताजी को कहा कि आप क्रिकेट में हैं तो क्रिकेट में एक बेहतर इंतजाम कीजिए। हमारे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों को खेलने की आवश्यकता है। और उस लड़के का कंट्रीब्यूशन, उस लड़के ने जो त्याग किया, उस त्याग की परिणति आप देख लीजिए कि दिलीप सिंह जी जब कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? किसी मेरी सेलेक्टर से बात है, सेलेक्टर से मैं पूछता हूं भाई ये प्लेयर कहां से आ गया, बोलता है भैया हमसे क्या पूछते हैं, अध्यक्ष महोदय से पूछ लीजिए। किसी पदाधिकारी से पूछिए तो ये कैसे हो गया, क्या करते हैं, अध्यक्ष महोदय से पूछ लीजिए। जब आप अध्यक्ष महोदय को पूछेंगे उनका फोन पिकअप नहीं होगा। खास करके सिलेक्शन का जो टाइम होता है उस समय तो उनका फोन बिल्कुल उठता ही नहीं है, किसी से बात नहीं करते उस समय सारी। अभी आप देखिए, अभी रणजी ट्रॉफी की टीम में आपका यशपाल यादव खेल रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के बावजूद मुझे यह नहीं पता है कि वो किस जिले का खिलाड़ी। जो हमारे अपने सूत्र हैं, आपको पता है कि पेशे से मूल रूप से मैं भी पत्रकार हूं, और हमारे जो अपने सूत्र हैं वो सूत्र बताते हैं कि शायद 55 लाख रुपए में उस खिलाड़ी के साथ डीलिंग हुई है। तो ये बताइए कि आखिर क्रिकेट को बेचेंगे हम तो कहां से? और एक बात समझिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं बिहार सरकार की तरफ भी इंगित करते हुए कहता हूं कि जब बिहार की टीम के आज रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा है, बिहार और केरल का मैच चल रहा है, तो खेल कौन रहा है? स्टेट। बिहार खेलता है। प्रतिष्ठा किसकी खराब होती है? बिहार की खराब होती है। मुंह पे काली किसकी पुतती है? बिहार की पुतती है। और पोतने वाला कौन? अकेला राकेश तिवारी। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेके जो बिहार के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके साथ जो ये स्थिति पैदा हो रही है उसको देखना चाहिए। सर बात करें अगर आपकी, तो आप भी अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे भाग नहीं सकते। आप बीसीएल के संयोजक थे, और बात करें बीसीएल में क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? देखिए बीसीएल की बड़ा अच्छा, बहुत माकूल प्रश्न आपने किया। बीसीएल की तैयारी जब 15 सितंबर को हमारा चुनाव हुआ था और हम लोग जीते थे, और 6 अक्टूबर को मैंने पहली बैठक उसकी बुलाई, और 6 अक्टूबर को जो पहली बैठक हमने बुलाई तो हम लोगों ने तय किया कि जो पैन कार्ड है वो बीसीए का ही होगा। जीएसटी हम लोग अलग से अप्लाई करेंगे और उसकी तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। और मुझे बहुत अफसोस है कि 15 सितंबर में जो हमारा चुनाव हुआ था, उस दिन जो एजीएम हुआ था, उसका मिनट्स आज तक तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते जीएसटी आज तक अप्लाई नहीं हुआ। मतलब अभी तक जो हमको जानकारी है उस हिसाब से अभी तक जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ। 5 प्रपोजल्स मैंने उनको दिए। अभी कुछ दिन पहले नालंदा के कोई पदाधिकारी हैं जिन्होंने हम पे आरोप लगाया कि भाई उनकी सेटिंग हो गई थी, 2 करोड़ रुपया वो मांग रहे थे, और ये बात जानकारी अध्यक्ष जी को हो गई। तो आपके इस चैनल के माध्यम से वो जो बंधु हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई मेरे, पानी में मछली 9 कुटिया बखरा है, खेल हुआ नहीं और 2 करोड़ में मेरी सेटिंग हो गई।
आज मैं बताऊं, जो प्रपोजल मैंने दिए उस प्रपोजल में बजाबता रिटन, आप कहेंगे मैं आपकी कॉपी उसकी उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें यह प्रपोजल आया था कि 5 करोड़ रुपया बीसीए के खाते में जमा भी होगा, यह बेनिफिट होगा। हमने 5 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप बेचा था, है ना, और 8 टीमें हमारी थी, 1-1 करोड़ में टीम बेचना था, और उसके बाद कोई स्पॉन्सर्स जो है उसमें से भी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में बातचीत चल रही थी। लेकिन है क्या कि मछली का बाजार तो है नहीं कि आप उठे यहां जाके खरीद के लेके आए। आपको इसके लिए मार्केटिंग करनी होगी, मार्केटिंग के लिए आपको वक्त देना होगा, डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मैं 3 मीटिंग कर चुका हूं, तीनों मीटिंग में हमारे प्रपोजल गए हैं, सब कोई हमारे चेयरमैन हैं हमारे आदरणीय संजय जी, संजय जी से कोई बात पूछे कहते हैं एक बार अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। हमारे सेक्रेटरी हैं जियाउल अरफिन साहब, उनसे बात कीजिए, वो कहते हैं एक बार अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। और अध्यक्ष जी के पास जब प्रपोजल जाता है तो कहते हैं कि नहीं अभी इस पर कुछ कराने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे। पैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को चाहिए, जिसको भी बीसीएल कराना है उस दरवाजे पे जाए, वहां माल गिन दे और उसके बाद फिर वो बीसीएल की तैयारी करे। हम लोगों के बस में कुछ भी नहीं है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कंप्लीट पूरा का पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखा है। और जब तक उनको पैसा कोई एजेंसी आके नहीं देगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे पिछली बार बीसीएल हुआ, बीसीएल बहुत विवादों के बीच में हुआ, लेकिन बहुत अच्छा बीसीएल हुआ, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत अच्छा बीसीएल हुआ। लेकिन उस बीसीएल में 2 करोड़ 62 लाख रुपए का नुकसान बीसीएल को हुआ। और ये हमारी बात पर मत, 1 करोड़ से ज्यादा की लायबिलिटी, आप अगर 2021-22 का आप देखेंगे ये ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि बीसीएल की लायबिलिटी में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया बाकी है। तो ये मुझे बताइए कि एक प्रपोजल मैं दे रहा हूं जिसमें बीसीए के फायदे की बात है, और एक प्रपोजल उन्होंने करवाया था जिसमें 2 करोड़ 62 लाख रुपये का पेमेंट जो कंसर्न एजेंसी थी उनके यहां बाकी है, वो पैसा आज तक वसूल नहीं हुआ। 3 साल से ज्यादा के समय हो गए और ज्ञानेश्वर गौतम के ऊपर आरोप लगता है कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए चाहिए। तब उसके बाद तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं उन लोगों को कि हम पे अगर कोई आरोप लगाते हो भाई स्वतंत्र हो, आरोप लगाओ, लेकिन जो आरोप मैंने लगाए हैं उसका जवाब तो दे दो। बाहरी खिलाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? आज अगर बाहर का खिलाड़ी आके खेलता है पैसे के बूते पे, तो उनके जिले का खिलाड़ी जो हम पे आरोप लगाते हैं उनका भी तो हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, कालांतर में और अगर कभी वक्त ऐसा आया जब चीजें हम लोगों के कंट्रोल में रही, तो निश्चित तौर पे चरितार्थ करूंगा, जिसका बल्ला बोलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। सर, अगर बात करें मान्यता मिलने के बाद बिहार क्रिकेट जो दोबारा आया और प्रथम श्रेणी का मैच वगैरह खेलना शुरू किया, पहला जो सीजन था सचिव जो है पूर्व सचिव रविशंकर जी के नेतृत्व में हुआ था, बहुत अच्छी खेली थी टीम। उसके बाद से लगातार विवादों में रहा बिहार क्रिकेट। सचिव बने तत्कालीन इनके उत्तराधिकारी जो है रविशंकर जी के संजय मंटू जी, 4 महीने 5 महीने मेरी जहां तक जानकारी है उसके बाद वो नहीं रहे, और फिर आया दूसरा टेन्योर और अमित कुमार जी बने सचिव, और वो भी नहीं रहे। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो बीसीए जिसमें आप हैं अभी वर्तमान में, वो कमेटी सचिव मुक्त बिहार क्रिकेट चाहती है? देखिए, आपका आरोप बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है कि अध्यक्ष महोदय। आप देखिए एक बात बताएं, आज अगर सचिव है भी, समझ लीजिए हमारे साथ जियाउल अरफिन साहब जो है उनका सेक्रेटरी के तौर पर उनका चयन हुआ, लेकिन कुछ कर कहाँ पाते हैं? कुछ नहीं। तो सारा का सारा कंट्रोल एक ही व्यक्ति ने अपने हाथ में कर रखा है, पूरा का पूरा ऑफिस का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रखा है। और जहां तक विवादों की बात है, मैं एक चीज आपको बता दूं, 5 करोड़ से ज्यादा की राशि हर साल सिर्फ लीगल मैटर्स पे खर्च होती है। ऐसा नहीं था कि जब रवि भैया थे सेक्रेटरी उस समय लीगल मैटर्स नहीं थे, लेकिन उस समय ये स्थितियां पैदा नहीं होती थी, उस समय इतने पैसे खर्च नहीं होते थे। और हम आपको बता दें कि आज जब हमारे पास क्षमता है, हमारे पास पैसा है, इसके बावजूद वो क्रिकेट हम नहीं करा पाते हैं जो क्रिकेट रवि भैया के समय में बिना पैसे के करवा दिया गया। उतना क्रिकेट हर फॉर्मेट का खेल होता था, महिलाओं का होता था, अंडर 19 का होता था, अंडर 14 का होता था, 23 का होता था, सबका मैच होता था। और आज हमारी हालत ये हो गई कि हमारे पास सब कुछ है, इसके बावजूद हम खेल नहीं करा पाते हैं। रिड्रेसल ग्रीवांसेस में हमारे यहाँ एक लोकपाल का प्रावधान है। और आपको बताएं कि
प्रतिदिन 8,500 रुपए का भुगतान, उस हिसाब से उनको पैसा जाता है। 2.5 लाख रुपया करीब उनको मिलता है महीने का, लगभग 8,500 रुपया पर डे के हिसाब से। और आपको बता दें, महीनों बीत जाते हैं, ओम्बड्समैन का कोर्ट नहीं लगता है। अभी तक हमको लगता है कि उनके कार्यकाल में महज 4-5 केसेस हुए हैं और किसी केस का फैसला नहीं हुआ है। फैसला भी उसी का होता है जिसका अध्यक्ष चाहते हैं। रिपोर्ट वही बनता है, रिपोर्ट वही बनेगा, बन के जाता है, ओम्बड्समैन उस पर दस्तखत करते हैं, दस्तखत मात्र करते हैं। भाई तो ये इस तरीके से क्रिकेट नहीं हो सकता है ना। आपने हमसे पूछा शुरू में कि भाई विरोध का कारण क्या है, तो विरोध के ये कई कारण हैं। आपको बता दें, इतने स्टाफ हैं हमारे यहाँ। हमने एक प्रपोजल दिया, इसके अलावे ये इंडोर स्टेडियम के लिए जगह खोजी जा रही थी। हमने एयरपोर्ट के पास 70 फीट पे 1.5 बीघा जमीन का एक प्लॉट, जिसमें इंडोर स्टेडियम भी हो सकता था, जिसमें ऑफिस भी हो सकता था, हमने ये प्रपोजल अपने सेक्रेटरी अरविंद साहब को दिया कि भाई आप इस पे तैयारी कीजिए। 1 लाख रुपया महीना मात्र पे वो जगह मिल रही थी। आज 90,000 रुपया हम सिर्फ ऑफिस का रेंट देते हैं। अगर 1 लाख रुपया पे अगर वो जगह हम ले लेते और वहां इंडोर स्टेडियम बन जाता, तो एक इंडोर स्टेडियम भी हो जाता, हमारा कार्यालय भी होता। लेकिन यहाँ क्या है ना कि यहाँ खर्च जितना हो जाए, है ना, अपनी सत्ता बनी रहनी चाहिए। हम और अभी भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 3-3, 4-4 जगह पे उनको स्टेडियम के लिए हम लोगों ने जमीन दिखाया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोगों ने कहा कि भाई जगह हम लोगों ने देख ली है, जगह देखने के बाद अब स्टेडियम की तैयारी हम लोग करेंगे, स्टेडियम हम बनवाएंगे। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब मैं दरभंगा गया था ये हेमन ट्रॉफी के टूर्नामेंट के क्रम में, तो वहां जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद वहां के जिलाधिकारी ने खुद से प्रपोजल हमको दिया था, एक वहां के वरिष्ठ पत्रकार है उनके माध्यम से, कि भाई हम 10 बीघा जमीन आपको देने के तैयार हैं, एयरपोर्ट के बगल में जमीन देने को तैयार है ना। और ये प्रपोजल भी मैंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिया, लेकिन ढाक के 3 पात कुछ नहीं हुआ। तो ये बताइए कि हम अगर क्रिकेट में जुड़े हुए हैं तो क्यों जुड़े हुए हैं। आज हमको बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि भाई जिस तरीके से सारे सचिव को निकाल दिया गया, आपको भी निकाल दिया जाएगा। तो भाई अगर उनको औकात होगी तो हमको निकाल देंगे। मैं कहता हूं कि मैं ऐसे जगह पे जहां पे मैं अपने मुंह पे कालिक पुतवाऊं, वैसी जगह पे रहने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। हम झूठ मूठ के अपनी एनर्जी क्रिकेट में लगाते हैं। तो अगर उनकी औकात होगी कि नहीं साहब ये आदमी जो है इसको बाहर कर देना चाहिए, बिहार के जितने भी जिले हैं उनको लगेगा कि नहीं साहब ज्ञानेश्वर गौतम किसी काम का आदमी नहीं है, इसको बाहर कर दीजिए, है ना, तो बाहर कर देंगे। मैं भी अपने आप को मुक्त कर लूंगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि आप लोगों ने स्टेडियम के लिए और इंफ्रा के लिए जमीनें देखी थी, आपको नहीं लगता कि कागजी तौर पे आप लोग काम दिखाते हैं और आप अधिकारियों के बारे में, दूसरा क्वेश्चन, बिहार क्रिकेट और हम बिहार के क्रिकेटर पीछते जा रहे हैं? देखिए कागजी तौर पे मेरा जो अपना है, हमको लगता है कि पूरे बिहार में जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो कम से कम ये जरूर जानते होंगे कि मैं डेवलपमेंट का काम चाहता हूं, मेरी कोशिश होती है। लेकिन है क्या कि चाह के भी हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में है क्या। हमारे हाथ में अगर चीजें रहें, मेरे हाथ में अगर होता, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक टाइटल स्पॉन्सरशिप के नाम पर खाते में पैसा हमारे बीसीए के आ गया होता। हमने कहा था कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, हमने कहा था कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी और उस हिसाब से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर ये आरोप आप हम पर लगा रहे हैं, तो इस आरोप को मैं स्वीकार करता हूं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो राकेश तिवारी के नेतृत्व में आज चल रहा है ना, इनके साथ रहते हुए बिहार के डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो सकता है। और पिछला 5 साल इस बात का सबूत है कि पिछले 5 वर्षों में डेवलपमेंट का कोई काम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं किया। सर बात आपसे करें, जैसा कि अभी हम ज्ञानेश्वरी से बात कर रहे थे, मोतिहारी जिला क्रिकेट संघ के सचिव भी रह चुके हैं, वर्तमान में VCL के संयोजक भी। इन्होंने जो विद्रोह का बिगुल फूंका, उस समय फूका है जब बड़ी बड़ी टीमें बिहार आ रही हैं, जा रही हैं, प्रथम श्रेणी का मैच है। खैर वो दूसरा मुद्दा है। आखिर क्या वजह है कि राकेश तिवारी से लोग सटते हैं, कुछ दिन रहने के बाद उनके विरोध में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध में आप भी हैं, सलाहकार थे और तुरंत आप विरोध में आ चुके। ऐसा है पिंकू जी के लोग क्यों सटते हैं तिवारी जी के साथ, इसलिए सटते हैं कि हम लोग को क्रिकेट से प्रेम है और क्रिकेट प्रेम में हम लोग जाते हैं कि भाई अभी वर्तमान में वो अध्यक्ष हैं, शायद हम लोगों से कुछ सुझाव लेकर के क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन उनकी एक बड़ी खराब आदत है कि जब काम निकल जाता है
तो जैसा ज्ञानेश्वर ने बताया कि न तो किसी से बात करते हैं न फ़ोन उठाते हैं। उनके मन में जहाँ तक हम समझते हैं क्रिकेट के विकास के लिए कोई जगह उनके पास नहीं है। पता नहीं वो गलती से ही आए हैं, गलती से आए हैं, बीसी की गलती से वो आए हैं। नॉन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से कोई मतलब उनको है नहीं। हम लोगों ने संघर्ष किया है क्रिकेट में, हम हैं, अजय जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने बिहार क्रिकेट को एक पटरी पर लाने का काम किया था, लेकिन वो गलती से आ गए। आने के बाद उसी दिन से बिहार क्रिकेट का दुर्दशा शुरू हो गया। और बार बार हम लोग जब वो बुलाते थे, जाते थे कि ठीक है चलिए शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, कुछ बिहार क्रिकेट का भला हो, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों में आकर के बहुत लोग सिर्फ क्रिकेट के विकास के लिए उनके साथ सटते थे। और बाद में जब उनका पोल खुलने लगा कि उनको क्रिकेट से ज़्यादा पैसे से प्यार है और क्रिकेट को उन्होंने एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया, इससे तो क्रिकेट का विकास कभी हो नहीं सकता है। अब देखिए आप पूरे बिहार में आज भी बच्चे, जबकि पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में मैट का गेम खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे बच्चे आज भी विगत 4 वर्षों से वो हैं अध्यक्ष। और क्रिकेट कहाँ हो रहा है तो मैट पर हो रहा है। आप उन लड़कों का क्या कीजिएगा, उनका क्या भविष्य होगा जो मैट पर क्रिकेट खेलेंगे, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दिया नहीं, उनका ध्यान एक ही चीज़ पर है। आज ऑफिस में हमारे ख्याल से जो बताया ज्ञानेश्वर जी ने, लाखों लाख रुपया वो सैलरी दे रहे हैं। अगर उस सैलरी की कटौती करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिए होते तो लड़कों का भला होता। संघ जो है खिलाड़ियों के लिए, न कि उनके स्टाफ के लिए। तो अपना एक दरबार लगाने के लिए स्टाफ सबको पैसा दिया जाए, इनका कोई यूज़ नहीं है। और मैं 1-2 स्टेट का उदाहरण देता हूँ जहाँ के बहुत लिमिटेड स्टाफ हैं और वहाँ काम खूब अच्छा से चल रहा है और क्रिकेट भी अच्छा चल रहा है। और बिहार तो डेवलप था नहीं, तो नया नया इसको मिला था मान्यता। तो डेवलपमेंट के लिए इनको स्टाफ की कटौती करनी होगी। झारखंड में क्या था, जब अमिताभ चौधरी जी जिंदा थे तो वहाँ भी कुछ नहीं था। किंडन स्टेडियम से अमिताभ चौधरी जी का झंझट हो गया, अपना कोई ग्राउंड नहीं था, कैसे स्टेडियम बनाया जाए। उस व्यक्ति ने स्टाफ की कटौती की, मैचेस कराते थे, स्टाफ की कटौती की, और जो सब्सिडी मिलता था बीसीसीआई से उसको बचा बचा के रखते थे। और लंबे संघर्ष के बाद पैसे को बचाते बचाते उन्होंने स्टेडियम बनाया। बाद में बीसीसीआई ने भी उनको मदद किया। तो इनके पास कोई विज़न नहीं है काम करने का, और जब तक विज़न नहीं होगा, हालांकि इनके साथ 1-2 क्रिकेटर लोग भी हैं जुड़े हुए, हमें तो आश्चर्य लगता है कि कम से कम वो तो क्रिकेटर थे, क्रिकेटरों के दर्द को वो समझते कि हमारे बच्चे लोग कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ उनको खिलाया जाए। सर, जो आपके समय में बिहार क्रिकेट से जुड़े पदाधिकारी थे, करीब करीब वही पदाधिकारी राकेश तिवारी जी के साथ भी, हम बात करें ज्ञानेश्वर गौतम साहब की, हम बात करें नीरज राठौर साहब की, हम बात करें संतोष झा साहब की, करीब करीब वही पदाधिकारी है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो तत्कालीन वीसी है, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वो गलत नक्शे कदम पे चल रहे हैं? हम लोग के समय में 2019 की जहाँ तक बात है, उस समय हमारे पदाधिकारी ज्ञानेश्वर नहीं थे, संतोष झा पदाधिकारी थे। उनके मेरे यहाँ से 4 पदाधिकारी थे उस समय। संतोष झा पदाधिकारी नहीं थे, नीरज राठौर पदाधिकारी नहीं थे, कोई सैलरी उनको नहीं मिलती थी, क्योंकि हम लोग के पास तो पैसा था नहीं। हम लोग तो बिना पैसे का पूरे बिहार में क्रिकेट कराते थे। आप ही लोग जैसे लोगों से, सब लोगों से चंदा मांग मांग करके हम लोगों ने क्रिकेट कराया। और जब पैसा हम लोग को मिला, जिस समय 2019 अप्रैल में 10 करोड़ 80 लाख रुपया मिला बीसीए को, और जब हम हटे तो उस समय करीब करीब 10 करोड़ 66 लाख रुपया हम लोगों ने बैंक में छोड़ दिया था। उसका सचिव आए नए, आने के बाद विवाद हुआ, थोड़े दिनों के बाद सचिव भी हट गए, क्योंकि तिवारी जी का एक मंशा था कि पूरे ऑफिस को हम कैसे कंट्रोल करें। भाई पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेटर हैं, हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं नहीं। बड़े अच्छे से सभी लोगों को घुमा घुमा करके अपनी
अच्छी अच्छी बातों में झूठ सच बोल करके फंसा करके हम लोग को उन्होंने गुमराह किया। उसका नतीजा ये निकला कि मंटू जी थे, मैंने बोलने वाले थे, काम करने वाले थे, एनर्जेटिक थे उस समय वो। लेकिन जब तिवारी जी को लगा कि इससे हमको खतरा है, हम पूरा कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो उसको भी हटाने का काम उन्होंने किया। उनको हटा दिया गया, मुक्त कर दिया उनको। ये कमेटी में वैसे ही लोगों को लगना रखना चाहते हैं जो इनकी बात को माने और अपने ढंग से, मनमानी ढंग से काम कर सके, पैसे का दुरुपयोग करें। वो कर रहे हैं, लेकिन जांच पड़ताल भी काफ़ी चल रहा है। आज तक रिजल्ट तो आएगा ही। ज्ञानेश्वर सर, एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, पेशे से प्रोफेसर भी हैं और क्रिकेट खेलते भी थे और पदाधिकारी भी हैं और रहे भी हैं। पूर्व में जिला में थे, अभी प्रदेश में बिहार राज्य क्रिकेट संघ के एक वरिष्ठ जो पदाधिकारी कहा जाता है वो भी है। जो क्रिकेट हो रहा है, आपको अगर कहा जाए बिहार क्रिकेट की बागडोर आपके हाथ में हो, तो किस तरीके से बिहार क्रिकेट डेवलप करेगा और वर्तमान कमेटी जो कर रही है, तो इससे मुक्ति के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इससे मुक्ति के लिए जहाँ तक मुक्ति का सवाल है, वहाँ तो कुछ चीज़ें जो हैं, अब सपोज कीजिए कि लाठी लेके तो मामला तय होगा नहीं, तो तैयारी उसकी चल रही है। मामले हम लोगों ने आईजी रजिस्ट्रेशन के यहाँ और बाकी जो कोर्ट कचहरी में जो मामले चल रहे हैं, उसमें हम लोग को उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए बिहार के खिलाड़ियों को। और बाकी क्या था आपका दूसरा सवाल? सर, अगर आप बनते हैं देखिए, बिहार क्रिकेट के पदाधिकारी, तो आपका पहला कदम क्या? देखिए, जो सिस्टम बिहार क्रिकेट का पहले से बना हुआ है कि डोमेस्टिक मैचेज जो हमारा मूल आधार है, तो डोमेस्टिक मैचेज में जिन बच्चों का परफॉर्मेंस होगा, जैसे मैंने पिछले दिनों भी मैंने प्रपोजल दिया था कि पूरे बिहार से हर फॉर्मेट में 60 लड़के, 60 बॉयज जो प्लेयर्स हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाए। 12 लड़कों की 5 टीमें बना दी जाएं और 5 टीमें बना के उनके बीच में आपस में मैचेज करवाए जाएं, और वो जो मैचेज होंगे उसमें से जो परफॉर्मेंस होगा निकल के आएगा सामने, है ना, उस हिसाब से। फिर जैसे एक एक्सपेरिमेंट और भी जैसे हम अपने यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ मोतिहारी में आपको बताएं कि हमारे यहाँ मोतिहारी की 9 लड़कियाँ स्टेट रिप्रेजेंट करती थी। 9 लड़कियाँ हमारी खेलती थी। लड़कियाँ हमारे यहाँ मोतिहारी में इसलिए अच्छा खेलती थी कि मैं लड़कियों की प्रैक्टिस लड़कों के साथ करवाता था। तो तरीका उसका ये था कि मान लीजिए जैसे 14 में हमने लड़कों का सिलेक्शन किया, 14 का मैच हम 19 से कराएंगे, 19 का मैच हम 23 से कराएंगे, 23 का मैच हम सीनियर से कराएंगे, सीनियर्स का मैच हम 23 से कराएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो क्रॉस मैच खेलेगा, है ना, उसमें खिलाड़ियों को उभरने का मौका मिलता है। अब आप देख लीजिए कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा है, रणजी ट्रॉफी तक खेला। हालांकि रणजी ट्रॉफी में भेजने का निर्णय उसका सही नहीं था, मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कहा था कि अभी इस लड़के को रणजी ट्रॉफी में भेजने से इसको परेशानी होगी, और वो परेशानी सामने आई। बाद में उसको फिर से रणजी ट्रॉफी से डिमोट करके 23 में डाला गया। हालांकि हमारी शुभकामना उस लड़के से के साथ है, और उस लड़के को ढंग से अगर तैयार किया जाए तो आने वाले समय में वो हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा बनेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये एक तरीका होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पूरे बिहार में लगभग 1 करोड़ खिलाड़ी होंगे ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं, तो उस 1 करोड़ में से अगर हमको 15 खिलाड़ी चुनना होगा, तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया बनाएंगे ना। हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है और 33 नंबर हमारा पास मार्क्स होता है। तो एक ग्रेड बना हुआ है कि साहब 33 नंबर आपको आएगा। उसी तरीके से खेल में एक ग्रेडिंग बना हुआ है कि साहब आपके बल्ले में कितना दम है, आपके बॉल में कितना दम है, क्षेत्र रक्षण में आपकी क्या स्थिति है, फील्डिंग प्लेसमेंट आपका। आप देखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे एवरेज प्लेयर को भी मौका मिलता है क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत अल्टीमेट होती है। तो ये तरीका है एक सिलेक्शन का। और हमारे यहाँ की जो चयन प्रक्रिया है वर्तमान में, उस चयन प्रक्रिया के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं कि साहब यहाँ तो जिसके पॉकेट में माल होगा, जो अच्छा पैरवी कर सकता है ना, वैसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है खेलने का। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट के 2 पीढ़ी के। एक बार और आखिरी में रविशंकर जी से भी पूछना चाहेंगे खत्म करने के पहले कि सर, जो ज्ञानेश्वर साहब ने अभी कहा, विजन बहुत इनका क्लियर था, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और कारण भी है, क्योंकि ज्ञानेश्वर गौतम के रीजन में बिहार में महिला जो टीम थी उसमें करीब आधी खिलाड़ी इनके जिले से आती थी और जिसकी रैंकिंग भी बहुत ऊपर के लेवल पे जोड़ी जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो इनका विजन है, इनका कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर है, क्योंकि इन्होंने खिलाड़ी दिया है। अभी बात करें हम शाकिबुल गनी की,
तो बिहार में एक बड़ा चेहरा बनकर उभा है, साकेबुल गनी या विपिन हो, लेकिन साकेबुल भी इन्हीं के जिले से आते हैं। तो सर बाकी जिले और इनके जिले में इतना अंतर क्यों? ये आखिरी सवाल है आपसे। ज्ञानेश्वर अच्छा क्रिकेट कराते हैं, अच्छा करा भी रहे थे, इनको भी वहाँ से मुक्त कर दिया गया है, मैंने नहीं के बराबर है। अब रहा सवाल आपका प्लेयर्स कैसे डेवलप करेगा। नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट में या बीसीसीआई में भी खिलाड़ी जो होता है ना, हर साल खिलाड़ी नहीं बदला जाता है। हम लोग के समय से जो बच्चे लोग अंडर 16 खेल रहे थे, अंडर 16 जिन लोगों ने खेला था उस समय, वो लड़के धीरे 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 ऊपर की ओर जाएंगे। आधार आपका 16 है ना, आप वहाँ से आपको पिक करना होगा खिलाड़ियों को जो कि ऊपर आते आते वो मैच्योर हो जाए। यहाँ क्या सिस्टम इन लोगों ने अडॉप्ट कर दिया है, इन लोगों को भी शायद इन लोगों ने इस बात को उठाया भी होगा। हमने तिवारी जी को बहुत बार इस चीज़ को बताया भी। आपको वहाँ से पिक करना होगा। 2-4 लड़कों का नाम हम बता देते हैं, जैसे अर्णव किशोर, प्रकाश बाबू, ऋषु राज, अपूर्वा आनंद, बहुत लड़के लोग थे ऐसे जिन लोगों को बीसीसीआई ने भी बुला करके सम्मानित किया था। आज वो लड़के सब समाप्त हो चुके हैं। इसलिए समाप्त हो चुके हैं कि उन लोगों को अगर ध्यान देते उस पर, ये लोग उसको तैयार करते तो आज वही लोग स्टेट के लिए एसेट हो सकता था। लेकिन यहाँ सिस्टम का इन लोगों ने अडॉप्ट किया, राकेश तिवारी जी ने, कि हर साल हम खिलाड़ी को बदलेंगे और 200-250 लड़कों को बुलाएंगे, अब बुला करके ट्रायल लेंगे। उसके पीछे मंशा क्या था? जैसे इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस जो बल्ला बोलेगा वही खेलेगा, तो उस बल्ला बोलने वाले में तो गड़बड़ा जाता, और जो लोग परफॉर्म करते आ रहे थे वो काम नहीं कर सकते थे जो राकेश तिवारी चाहते थे। तो इसलिए इनकी बात को भी नहीं माना गया, उन लोगों को दरकिनारा किया गया और 200, 300 लड़कों को बुला करके जो ज़्यादा दे सकते थे उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसके चलते बाहर से भी खिलाड़ी आकर के खेलना शुरू, क्योंकि बिहार के सब बच्चे तो दे नहीं सकते हैं, तो बाहर से आकर के खेलना शुरू कर दिए। किसी भी स्टेट के टीम को डेवलप करने के लिए हर एज में एक तरीका, सिस्टम बनाना पड़ता है कि भाई हम कैंप के लिए 25 या 30 लड़कों को लेंगे। यहाँ क्या है, वो तो है नहीं। अब 200 लड़कों का कैसे कैंप करा सकते हैं? कौन सा स्टेट कराता है 200 लड़कों का कैंप? इसलिए जब तक वो सिस्टम डेवलप कर लेंगे तो इनका जो जिस सिस्टम में चाहते हो तो इनसे कुछ होगा नहीं, कोई देगा नहीं। तो इसलिए उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, जिससे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के लोग बर्बाद हो चुके हैं। सीनियर खिलाड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो देगा नहीं तो खेलेगा नहीं। अगर कुछ अपनी आवाज़ उठाएगा खिलाड़ी तो उसको आप सस्पेंड कर दीजिएगा, है ना। कुमार मृदुल हैं, रजनीश हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो क्या नाम उसका, सचिन राठौर हैं। न देगा तो जाइए बाहर, बोलेगा तो आपको निलंबित कर देंगे। एक आदित्य वर्मा के लड़के हैं, एक आदित्य वर्मा का बेटा है। सर ऐसा क्यों आप लोग करते हैं कि आदित्य वर्मा का लड़का, ये कहीं ना कहीं ये शब्द जो होता है एक खिलाड़ी के लिए दुखद होता है, उसको डायरेक्ट उसके नाम से क्यों नहीं पहचाना जाता? ये किसी के उसको उसके बाप के नाम से जाता है, उसने यहां तक अपने बल पे हासिल किया है, कहीं ना कहीं सेलेक्टर ने उसे चुना है तभी वो टीम। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आपने कहा, वो अपने बल पर खेला। अभी तक जो खेला सेलेक्टर ने चुना, आदित्य वर्मा नहीं चुना, क्योंकि आदित्य वर्मा का ऐसा नाम है। और बाकी जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे के गार्जियन का नाम हम लोग नहीं जानते हैं, उसने क्रिकेट के लिए किया है इसलिए उसका नाम आ जाता है। धन्यवाद सर। ये थे दो पीढ़ी के दो पदाधिकारी। बताते चले वर्तमान पीढ़ी के जो पदाधिकारी हैं ज्ञानेश्वर गौतम जी ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्रिकेट को बढ़ाने के लिए वो दृढ़ संकल्प है। साथ साथ उन्होंने बताया बातचीत के दौरान कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से इनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था राकेश तिवारी एक लायबिलिटी है, एक बोझ है भारतीय जनता पार्टी पे। धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।